मेरा नाम कमल है और ये मेरी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनाते हुए मैं खुद शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। लेकिन शायद अब कहना ज़रूरी है, कुछ लोग सीख कर बेहतर होते हैं, कुछ लोग सब कुछ खोकर। मैं दिल्ली के पुराने मोहल्ले में पैदा हुआ। हमारी छोटी सी गली में हर कोई एक दूसरे को जानता था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरी माँ मुझे हमेशा सीने से लगा कर रखती, जैसे मैं कहीं खो ना जाऊं। और मेरे पापा, वह हमारे मोहल्ले के मशहूर पान वाले थे। उनकी पान की गली के नुक्कड़ पर दुकान थी, जहां दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता था। मेरी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हो सकी, बस मैट्रिक तक पढ़ा था। उसके बाद पापा के साथ दुकान संभाल ली। वो कहते, बेटा दुकान ही तुम्हारी डिग्री है। लोग बाहर से आकर हमारे पान खाते हैं, जो इज्जत इस काम में है वे किसी ऑफिस की नौकरी में नहीं। माँ हर वक्त परेशान रहती है, ख़ास तौर पर इस बात पर कि मैं अकेला हूँ, ना कोई बहन ना भाई। वे अक्सर कहा करती, बस कमल तू ही है हमारा सब कुछ, अगर तू ना रहा तो फिर हमारा कौन है। एक बार रात को मैं बीमार हो गया, सिर्फ बुखार था, लेकिन माँ की नींद उड़ गई। सारी रात मेरे सिर पर बैठकर ठंडी पट्टियाँ रखती रहीं। सुबह को पापा ने दुकान भी देर से खोली। वे मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरे शेर जल्दी ठीक हो जा, तेरे बिना दुकान सूनी लगती है। ये सब सुनते ही मुझे लगता था जैसे मैं बहुत ख़ास हूँ, और शायद इसी एहसास ने मुझे हमेशा दुनिया के बाकी दुखों से दूर रखा। मेरे हम उम्र दोस्त कॉलेज जा रहे थे, किसी की नौकरी लग रही थी, किसी का एडमिशन किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में हो रहा था। लेकिन मैं खुश था कि मैं अपने पापा के साथ हूँ। उनके साथ बैठकर पान बनाना, ग्राहकों से हंसकर बात करना, किसी को उधार देना, किसी से पुराने हिसाब का तकाजा करना, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। पापा को मेरी फ़िक्र इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि वे जानते थे ये दुनिया कितनी जालिम है। कई बार मुझे समझाते, दुकान पर बैठ, गली के लफंगों से दूर रहें, उनके साथ घूमेगा तो बिगड़ जाएगा। मैं उनकी बात मानता था। वाकई कुछ लड़के मेरे दोस्त थे, लेकिन उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता था, बस सलाम दुआ तक का ही रिश्ता रखता था। मेरा ज़्यादातर वक्त पापा के साथ या घर पर माँ के पास ही गुजरता था। शाम को माँ खाना बनाती, पकोड़े वगैरह, और हम तीनों बैठकर टीवी देखते। पापा को पुराने ड्रामे पसंद थे, माँ को फिल्में, और मैं बस उन दोनों को देखकर खुश हो जाता था। मेरी दुकान पर एक दिन एक बुजुर्ग आए, जिनकी उम्र शायद 60 साल रही होगी। उन्होंने पान लिया, फिर मुझे ध्यान से देखकर बोले, कमल तुम अपने पिता जैसे बनोगे या दुनिया जैसे। मैं मुस्कुरा कर बोला, भगवान करे कि मैं अपने पापा जैसा ही बनूं। ये सुनकर वे हंसे और बोले, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। कभी कभी ज़िंदगी इतनी सुकून भरी लगती थी कि डर लगता था कहीं ये सुकून छिन न जाए। माँ कहती थी, कभी हंसी के बाद रोना भी आता है बेटा, बस भगवान से हमेशा प्रार्थना करना। मैं उस वक्त उनकी बात नहीं समझ पाया था, लेकिन आज जब मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि वे बात एक बहुत बड़ी सीख थी। मेरे अंदर उस वक्त कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं थी, बस यही चाहता था कि माँ बाप खुश रहें, दुकान चलती रहे और ज़िंदगी यूं ही सुकून से गुजरती रहे। ना कोई जलन, ना कोई लालच, ना कोई दुश्मनी। कभी कभी सोचता कि शायद भगवान ने मुझे ख़ास सुकून दिया है, ना कोई मुश्किल, ना कोई परेशानी। और तभी इंसान भूल जाता है कि असली इम्तिहान वह होता है जो बगैर जानकारी के आ जाए। और मेरा इम्तिहान वह बस एक मोड़ पर खामोश बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। माँ बाप की मोहब्बत भरी दुनिया में ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही आसान लग रही थी। दुकान, घर और कुछ करीबी रिश्तेदार, बस यही था मेरा छोटा सा डेरा। लेकिन एक दिन पापा ने बैठक में मुझे अपने सामने बिठाया, बीड़ी सुलगाई और गहरी सांस लेकर कहा, कमल अब तुम्हारी ज़िंदगी में एक और जिम्मेदारी आनी चाहिए। मैं चौंका, फिर धीरे से बोला, क्या मतलब पापा? पापा ने कहा, मैं शादी की बात कर रहा हूँ। मैंने नज़रें चुरा ली। शादी का तो कभी सोचा भी नहीं था, बस यही जानता था कि ज़िंदगी सुबह दुकान, दोपहर ग्राहक और शाम घर तक ही हद में है। ये बात मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैंने नरमी से कहा। पापा ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा, तैयारी तो बाद में होती है, रिश्ता पहले बनता है। मेरी खामोशी को उन्होंने मेरी हाँ समझ लिया। और फिर एक दिन माँ ने बताया कि पापा की
की मौसी के घर में पाली गई बेटी पूनम के लिए मेरा रिश्ता तय कर दिया गया है। मैं जानता था पूनम कौन है, लेकिन उसे कभी करीब से नहीं देखा था। वे पापा की मौसी के घर में ही पली बड़ी थी, क्योंकि उसके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। मौसी ने ही उस अनाथ लड़की को पाला था। मौसी जिस हवेली में रहती थी वह हमारे मोहल्ले से ज़रा हटकर थोड़ी पुरानी मगर बहुत बड़ी हवेली थी। पूनम हमेशा खामोश मिजाज लड़की रहती थी। मोहल्ले की शादी ब्याह में भी कम नज़र आती थी। लोग कहते थे अनाथ बच्ची है, मौसी ने बड़ी मेहरबानी की है। एक दिन मैं माँ के साथ पापा की मौसी के घर गया। दरवाज़ा खुला तो एक लड़की सामने से गुजरी। वही होगी पूनम। मैंने अंदाज़ा लगाया वह किचन से बर्तन ला रही थी। नज़र नहीं मिलाई, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। मौसी ने माँ से कहा, ये बच्ची अब तुम्हारी अमानत है। हम जितना कर सकते थे किया, अब तुम लोग ही इसका घर बसाओ। शादी जल्दी ही तय हो गई। सादगी से शादी हुई। मोहल्ले के कुछ लोग बुलाए गए। दावत मौसी के घर पर ही हुई। पूनम दुल्हन बनी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। ना हंसी ना आंसू, शायद वह भी अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी थी। शादी के बाद वे मेरे साथ हमारे घर आ गई। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी अब यह तुम्हारा अपना घर है। हमने कमल के लिए तुम्हें नहीं चुना, बल्कि तुम्हारे लिए कमल को चुना है। पूनम ने मुस्कुरा कर कहा, जी माँ जी, मैं समझती हूँ। शुरुआती दिनों में वह ज़्यादा बात नहीं करती थी। खामोशी से कमरे की सफाई करती, खाना बनाती और दुकान पर मेरे लिए चाय ले आती। माँ उससे सलीके पर बहुत फ़क्र करती थी। एक दिन माँ ने मुझे अलग से कहा, कमल ये बच्ची हमारे नसीब की बरकत है। देखो कैसा सुकून है घर में। वाकई पूनम की मौजूदगी से घर में ठहराव आ गया था। पापा भी खुश दिखाई देते थे। कभी कभार वे दुकान पर आकर मेरे लिए खाना रख जाती। एक दिन पापा ने मजाक में कहा, अरे भाई, पत्नी है या साया, हर वक्त तुम्हारे आसपास रहती है। मैंने हंसकर जवाब दिया, पापा साया भी तो राहत देता है। एक शाम जब बारिश हो रही थी, दुकान पर बैठे बैठे सर्दी लगने लगी। मैं घर आया तो देखा पूनम ने पहले ही पानी गर्म करके तौलिया निकाल दिया था। बोली, आपके बाल गीले हो गए हैं, सुखा लीजिए। मैंने इस बात पर सर हिलाया। उसने तौलिया से मेरे बाल पोंछे, मेरी बाजू साफ किया और कहा, पिताजी कह रहे थे कि आपने दोपहर का खाना नहीं खाया। अगली बार ऐसा मत करिएगा। ये पहली बार था जब उसने मेरे लिए फ़िक्र ज़ाहिर की। मुझे अजीब सा लगा, जैसे कोई खामोश दीवार मेरी तरफ झुक रही हो। पूनम की ख़ास बात थी कि वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। घर में अगर कोई चीज़ कम पड़ जाए या माँ कुछ सख्ती से बोल देती तो वे खामोशी से बर्दाश्त कर लेती। एक बार माँ ने सब्ज़ी में नमक ज़्यादा होने पर कुछ कह दिया तो वे बस सर झुकाकर बोली, माफ़ करना, अगली बार ध्यान रखूँगी। मोहल्ले की औरतें पापा से मिलने आती और कहती, बधाई हो भाई साहब, बेटी जैसी बहू मिली है। पापा खुश होकर जवाब देते, बेटी नहीं, नसीब की रोशनी है। पूनम को सिलाई करने का शौक़ था। शाम को अक्सर पुराने कपड़े निकाल कर कढ़ाई करती। एक दिन मैंने पूछा, ये सब क्यों करती हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। वे बोली, आराम तो उस वक्त होगा जब हाथ चलते रहें और दिल में सुकून हो। काम करने से मन लगा रहता है। हमारी शादी को अभी 2 महीने हुए थे कि पूनम ने घर की हर दीवार पर अपनी मौजूदगी का असर छोड़ना शुरू कर दिया था। अब अगर माँ की तबीयत ख़राब होती तो दवाई वो वक्त पर देती, पापा को वक्त पर खाना पहुँचाती और मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख़याल रखती। ये वो छोटी छोटी बातें थीं जो शायद किसी मर्द को तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर वे दिल में जगह बनाती रही। एक रात माँ ने कहा, कमल तुम खुश हो ना? मैंने लंबी सांस ली और कहा, माँ पूनम की वजह से घर वाकई घर लगने लगा है। और हकीकत भी यही थी। शायद मुझे तब तक एहसास नहीं हुआ था, लेकिन पूनम अब मेरे दिन और रातों का खामोश हिस्सा बन चुकी थी। शादी को 3 महीने गुजर चुके थे। ज़िंदगी एक रफ्तार से चल रही थी। दुकान की आमदनी ठीक थी। पूनम को घर की भागदौड़ संभालने की आदत हो चुकी थी और माँ पापा के चेहरे पर सुकून दिखाई देता था। हर रोज़ की रूटीन में एक गति आ गई थी, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर हो। एक दिन सुबह नाश्ते पर माँ ने पापा से कहा, आज ज़रा ननिहाल का चक्कर लगाते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं मिले हुए। पापा ने जवाब दिया, ठीक है, आज दुकान जल्दी बंद कर लेंगे। कमल तुम शाम को संभाल लेना, हम दोनों शाम से पहले वापस आ जाएंगे। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। पूनम ने माँ को नाश्ते के साथ चाय दी और पूछा, मैं भी साथ चलूँ?
माँ ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम यहाँ की हो, हम जा रहे हैं, तुम घर देख लो। दोपहर तक सब कुछ ठीक था। मैं दुकान पर बैठा था, ग्राहक आते जाते रहे। पूनम दोपहर का खाना लेकर आई और जाते हुए बोली, माँ और पापा को फ़ोन करके पूछ लीजिए कब वापस आ रहे हैं। मैंने मोबाइल निकाला लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सोचा रास्ते में होंगे, सिग्नल नहीं लग रहा होगा। शाम होते होते पूनम थोड़ी परेशान थी, अभी तक वापस नहीं आए, नहीं फ़ोन भी बंद जा रहा है। थोड़ी देर बाद मोहल्ले का एक नौजवान हाँफता हुआ दुकान पर आया। कमल भाई, जल्दी चलो, कोई हादसा हो गया है, शायद आपके माँ बाप के नाम की किसी लिस्ट में है। मेरे हाथ से पानी की बोतल गिर गई। मैं कुछ लम्हे पत्थर जैसा खड़ा रहा, फिर लपक कर मोटरसाइकिल निकाली। पूनम ने पुकारा, कमल मुझे भी साथ ले चलो। मैंने उसे नहीं सुना, बस निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचा तो भीड़ लगी थी। इमरजेंसी वार्ड में एक नर्स ने मेरे नाम की पहचान की और फिर धीरे से बोली, आइए। सफ़ेद चादर में लिपटी 2 लाशें मेरे सामने थी। माँ के चेहरे पर सुकून था, जैसे सो रही हो। मैं लड़खड़ा गया, आवाज़ गले में फंस गई, हाथ थरथरा रहे थे। अस्पताल के बाहर पूनम पहुंच चुकी थी। किसी तरह मुझे ज़मीन पर गिरने से बचा पाई। वे तुरंत मेरे करीब आई। कमल, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस उसके कंधे पर सिर रख दिया। अंतिम संस्कार अगले दिन हुआ। मोहल्ले वाले आए, कंधा दिया, तसल्ली दी। लेकिन सच ये है कि वे लम्हा जिसमें माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, वे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। सब कुछ चल रहा होता है लेकिन अंदर सिर्फ एक गूंज होती है। पूनम उन दिनों में बिल्कुल नहीं टूटी। शायद उसने खुद को मजबूत कर लिया था। वह आखिरी विदाई की तैयारी में लगी रही। मेरे कपड़े निकाले, लोगों को चाय पिलाई, सब कुछ संभाला। 2 दिन बाद मैं दुकान पर बैठा, खाली सुस्त खामोश। कोई ग्राहक आता तो मैं बस सर हिला देता, पान बनाने की हिम्मत नहीं थी। पूनम शाम को एक थैला लेकर आई, आज की सौदा ले आई हूँ और ये कुछ पान और चूना है दुकान के लिए। मैंने नज़रें नहीं उठाई। वे थोड़ी देर रुकी रही, फिर बोली, कमल, हमें जो खोना था वे खो चुके हैं, अब जो बचा है उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगले दिन वे दुकान पर मेरे साथ बैठी। ग्राहक आए तो उसने कहा, मैं बनाती हूँ, आप सिर्फ हाथ चलाते रहिए। एक साहब ने पान लेते हुए कहा, बहू हो या बेटी, ऐसे वक्त पर साथ देना बड़ी बात है। रात को मैं कमरे में चुपचाप बैठा था जब वे पानी लेकर आई। मैंने पूछा, तुम्हें दुख नहीं हुआ? वो कुछ खामोश रही, फिर बोली, दुख हुआ है बहुत, लेकिन अगर मैं भी बिखर जाऊं तो फिर आपको कौन संभालेगा? उन दिनों में छोटे छोटे कामों से दूर भागता रहा। पूनम दुकान का हिसाब रखती, घर का खर्चा संभालती और रिश्तेदारी से आने वाले लोगों से भी बात करती। एक दिन मैंने देखा कि वे पापा के बटुए में रखी हुई रसीदों को जमा कर रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये सब क्यों? कहने लगी, उनका चीज़ों को संभालने का ढंग मैं सीखना चाहती हूँ कि मुश्किलों में भी नियम कायदे कितने ज़रूरी होते हैं। एक दिन मैं सो रहा था, आँख खुली तो देखा कि वे भगवान के सामने हाथ जोड़ कर बैठी थी, शायद प्रार्थना कर रही थी धीमी आवाज़ में। मैंने सिर्फ इतना सुना, भगवान कमल को हिम्मत देना। उस रात मैंने पहली बार अकेले खाना खाने से इनकार किया। वो मेरे पास आई, थाली सामने रखी और बोली, ये चावल मैंने आपके पापा की पसंद के बनाए हैं, शायद आपको भी अच्छे लगे। मैंने एक निवाला लिया और दूसरा। वह चुपचाप देखती रही। मैंने धीरे से कहा, शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। ज़िंदगी के बड़े ज़ख्म बहुत होते हैं जिनमें आंसू भी शर्मिंदा होते हैं। पूनम ने ना सिर्फ उन ज़ख्मों पर मरहम रखा बल्कि मुझे दोबारा ज़िंदगी की तरफ खींचना शुरू किया। एक दिन दुकान पर पुराने मोहल्ले के लड़के आए, अजय, केशव और विनोद, जिनका साथ बचपन में गली क्रिकेट खेलता था, लेकिन वक्त के साथ उनसे दूरी हो गई थी। पापा हमेशा उनसे दूर रहने की राय देते थे। वे बोलते थे, कमल, ये लड़के वक्त की बर्बादी करने के सिवा कुछ नहीं करते। अब वह सामने खड़े थे, हाथ में सिगरेट, आंखों में धूर्तता। अजय ने मुस्कुराकर कहा, ओए कमल, क्या हाल है? कब से सोच रहे थे तुमसे मिलने के बारे में, आज हिम्मत कर ली। मैंने जवाब दिया, सब ठीक है, दुकान संभाल रहा हूँ। केशव ने कंधा थपथपाया, चलो अच्छा किया, मगर थोड़ा वक्त निकालना, शाम को चाय पर चलते हैं। मैंने इनकार किया, नहीं। शायद मैं किसी नए माहौल की तरफ खींचा जा रहा था। शाम को दुकान बंद की और उनके साथ
साथ एक छोटे से होटल पर जा बैठा। सिगरेट, ठहाके और बिना सिर पैर की गपशप। एक वक्त था जब मैं उन महफिलों से बचता था, लेकिन अब कोई रोकने वाला नहीं रहा था। 2 दिन बाद केशव ने मुझे बाइक पर लिफ्ट दी और एक खुफिया से कमरे में ले गया। वहाँ कुछ और लड़के थे। धुआं छाया हुआ था, आवाज़ें धीमी थी। मैं उलझन में था, लेकिन अजय ने मुझे कुछ पकड़वाया। यह आज का स्वाद है, एक बार आजमा ले, सारे दुख भूल जाएगा। मैंने झिझकते हुए पकड़ा और फिर अगले 2 घंटे में वो उलझन जैसे गायब हो गई। एक अजीब सुकून का एहसास था, या शायद शरीर ही सुन्न हो चुका था। अगले दिन पूनम ने पूछा, ये आंखें क्यों सूजी हुई हैं? मैं झूठ बोलने लगा। रात को देर से दुकान बंद की थी, नींद नहीं आई। उसके बाद हर शाम वही सिलसिला बन गया। दुकान चल रही थी मगर ध्यान कहीं और था। पूनम खामोश थी, सिर्फ देखती थी, कभी कुछ नहीं पूछा। अलबत्ता हर सुबह नाश्ता तैयार होता, दुकान के लिए चाय बनती और रात को दरवाज़ा खुला मिलता। एक दिन अजय ने बातों ही बातों में कहा, कमल दुकान बेच दो, इस छोटे से कोने में क्या रखा है? आजकल तो मार्केट की कीमत आसमान पर है। मैंने हंसते हुए कहा, और करूँगी क्या बेचकर? विनोद ने तुरंत कहा, आधी रकम लगाओ, बाकी हम देख लेंगे, कुछ बड़ा करते हैं। ये एक बेवकूफ़ी से भरा ख्याल था, लेकिन मैं उस वक्त सोचने के काबिल नहीं था। अगले ही हफ्ते दुकान बेच दी, कागजात पर दस्तखत किए और पैसे हाथ में आए। पूनम ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा, अब क्या करेंगे? मैंने ठहाका लगाया, आराम, बाकी तुम फिक्र ना करो। पहला हफ्ता नशे, होटल और दोस्तों के साथ गुजरा। दूसरा हफ्ता जैसे सपना। तीसरा हफ्ता शुरू हुआ तो पैसे आधे रह चुके थे। पूनम खामोश रही। घर की ज़रूरतें कम होकर रह गई थी। कपड़े मशीन में धोने की जगह हाथ से धोए गए। सब्जी की जगह दाल बनने लगी, मगर शिकायत का एक शब्द नहीं आया। एक शाम में घर आया तो देखा कि बिजली का बिल रखा है और कोने में अंधेरा छाया है। मैंने पूछा, बिल क्यों नहीं भरा? पूनम ने धीरे से कहा, अब आमदनी नहीं रही, बचत खत्म हो रही है। मैं गुस्से में झल्ला कर बोला, तो मुझे ताने दिए जा रहे हैं? वे चुप रही। मैं कमरे में जाकर लेट गया। अंदर कुछ चुभन थी, लेकिन जुबान से माफ़ी नहीं निकल सकी। कुछ दिन के बाद केशव का फ़ोन आया, कमल कुछ पैसे चाहिए थे, एक मौका है। मैंने बची कुची रकम भी निकाल कर दे दी। अगले दिन जब दोबारा फ़ोन किया तो नंबर बंद था। फिर अजय और विनोद भी दिखाई देना बंद हो गए, पर पूनम ने फिर भी कुछ नहीं कहा। एक दिन रात को मैं खाली जेब के साथ घर आया। पूनम ने खाना परोसा, दाल रखी और पानी का गिलास भी रखा। मैंने पूछा, तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? उसने सर झुकाकर कहा, पड़ता है, लेकिन आप मेरे पति हैं। मैं खामोश हो गया। नशा बरोज़ की आदत बन चुकी थी। एक रात में देर से आया, हाथ में ज़ख्म था, दरवाज़ा खुला था। पूनम ने पट्टी निकाली और खामोशी से बांध दी। मैंने कहा, कब तक बर्दाश्त करेगी? उसने बस इतना कहा, जब तक भगवान साथ देगा तब तक। मैं खामोशी से सब देखूंगी। मैंने अंदर गुस्सा भी था, शर्मिंदगी भी, लेकिन सब कुछ नशे की धुंध में गुम हो जाता था। दिन गुजरने लगे और मेरे हाथों से सब कुछ फिसलता गया। घर अब वह जगह नहीं रहा था जहाँ सुकून मिलता। बिजली के बिल, खाली अलमारियों और हर रात एक अजनबी की तरह लौटना, यही मेरी हकीकत बन चुकी थी। पूनम अभी भी वही थी, मगर मैं अब वह कमल नहीं रहा था जिसके लिए उसने सब कुछ स्वीकार किया था। एक रात जब लौटा, हाथ में बोतल थी, दरवाज़ा खुला तो पूनम दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कुछ कहे बिना दरवाज़ा खोला और किचन में चली गई। मैं लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया और दीवार से टिक कर बैठ गया। खाने में क्या है? मैंने ऊंची आवाज़ में पूछा। पूनम बाहर आई, दाल है और आधी रोटी बची थी। दाल, फिर से दाल। मैं गुस्से में उठा और पानी की बोतल ज़मीन पर दे मारी। तू हर वक्त बचत बचत क्यों करती है? तुझे दिक्कत क्या है? पूनम पीछे हट गई, फिर बोली, जो कुछ है उसी में चला रहे हैं। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर खींचा। तू मेरे पैसे कहाँ छुपा रही है? तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। उसने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए मुझे। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूनम ज़मीन पर बैठ गई, दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। कुछ लम्हों बाद मैं लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर गिर गया। सुबह जब आँख खुली तो सिर दर्द से फटा जा रहा था। पानी मांगा पर कोई जवाब नहीं आया। पूनम किचन में बर्तन धो रही थी। मैं उठकर उसके पास गया। कल जो हुआ वह मुझे याद नहीं, नशे की वजह से था। वे मेरी बात काटते हुए बोली, पता है आप होश में नहीं थे, लेकिन हाथ तो आपका ही था ना? मैं
शर्मिंदा होकर बोला, मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। वे खामोशी से मुड़ी और चाय बनाना शुरू कर चुकी थी। अगली रात फिर वही हुआ। मैं नशे में धुत आया। पूनम ने दरवाज़ा खोला लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं अंदर आया, टीवी ऑन किया और चैनल बदलने लगा। टीवी पर कोई रोमांटिक सीन चल रहा था। मैंने गुस्से में रिमोट फेंक दिया। क्या बकवास देखती हो, शर्म नहीं आती? पूनम कमरे से निकल गई जैसे अब जवाब देना बेकार हो गया हो। मैं पीछे गया और उसके बालों को पकड़ कर खींचा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ आया और तुम क्या करती हो मेरे लिए? वो रोई नहीं, बस बोली, आपने अपने लिए सब कुछ छोड़ा, मेरे लिए नहीं। मैंने दीवार पर घूंसा मारा। हाथ में बहुत दर्द हुआ लेकिन उस वक्त कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, चीखा और फिर बिस्तर पर गिर कर सो गया। अगले दिन मेरे हाथ पर पट्टी बंधी थी। शायद रात को पूनम ने बांधी थी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो नाश्ता बना रही थी। मैंने कुर्सी खींची और बैठा। तुम हर बार मुझे क्यों संभाल लेती हो? उसने कहा, क्योंकि मुझे पता है आप में कहीं ना कहीं वही पुराना कमल है। मैंने ठंडी सांस ली, पर वह कमल तो ख़त्म हो चुका है। उसने जवाब दिया, तो फिर मैं किसके साथ जी रही हूँ? हफ्ते दर हफ्ते ऐसे ही गुजरते रहे। मैं मारपीट करता, वे खामोश रहती। अगर कभी चीखती भी तो बस इतना कहती, अब रुक जाइए, बस करिए। एक दिन मोहल्ले के बुजुर्ग चाचा आए जो पापा के पुराने दोस्त थे। दरवाजे पर पूनम ने उन्हें नमस्ते किया। चाचा ने पूछा, कमल घर पर है? वे बोली, जी सो रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा संभाल लो उसे, लोग बातें बनाने लगे हैं। पूनम ने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आई। मोहल्ले वाले सवाल करने लगे हैं। मैंने तल्खी से जवाब दिया, कह दो ये मेरा घर है, जो चाहूँगा करूँगा। वो बोली, तो क्या ये घर मेरा नहीं है? मैं गुस्से में फिर दीवार पर घूंसा मार बैठा, तो हर बात में ज़बान क्यों चलाती है? वो पीछे हटी, चेहरे पर ज़ख्म का निशान बन चुका था। अगले दिन जब होश में आया तो उसने मेरे सामने आईना रख दिया। ये देखिए, ये चेहरा आपका नहीं, वही है जो मुझ पर रोज़ जुल्म करता है। मैं कुछ कह नहीं पाया। उस रात में रोज़ की तरह कुछ ज़्यादा ही नशे में था। अजय, केशव और विनोद मेरे साथ बैठे थे। घर में पैसे ख़त्म हो चुके थे लेकिन पूनम के जेवर बेचकर 2 दिन की मस्ती का इंतज़ाम कर लिया गया था। चार दीवारी के अंदर धुआं, हंसी और गालियाँ की बदबू घुल चुकी थी। मोहल्ले वाले शायद अब इन सब के आदी हो चुके थे, हमारे शोर के या फिर खामोश तमाशा देखने की आदत के। अजय ने बोतल मेज़ पर रखते हुए हंसकर कहा, कमल तू तो बड़ा आशिक निकला। कहता था बीवी बहुत खूबसूरत है, मलिका है, कहीं देखने को तो दे। केशव ने ठहाका मारा, हाँ, कहाँ की राजकुमारी है जो इतनी छुपी बैठी है, यह हमें अंधेरे में रख रखा है। विनोद ने भी तंज मारा, भगवान की कसम अगर इतनी ही हसीन है जितना तू दावा करता है तो फिर आज दिखा, तभी मानेंगे कि तू वाकई में राजा है। मैंने बोतल का एक और घूंट लिया और जैसे ज़ुबान बेकाबू हो गई। तुम लोग समझते हो मैं झूठा हूँ, वे वाकई खूबसूरत है, ऐसी खूबसूरत की देखकर तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। अजय ने हाथ में सिगरेट पकड़ कर कहा, तो फिर ले आ, दिल बहल जाएगा। मेरे दिमाग में कुछ भी स्पष्ट नहीं था, बस शोर था। मैं उठा, लड़खड़ाता हुआ कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला तो पूनम सादा कपड़ों में बैठकर कुछ सिल रही थी। चल बाहर आ, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा। वे चौंक गई। इतनी रात को किस लिए? मेरे दोस्त तुझसे मिलना चाहते हैं, तेरी खूबसूरती के किस्से सुनकर आए हैं, अब खुद देखना चाहते हैं। वे खड़ी हो गई, आंखों में हैरानी और डर था। ये कैसी बात कर रहे हो? मैं बाहर नहीं आऊँगी। मैं बढ़ा और उसकी बाजू पकड़ ली। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे हुक्म को टाल दे? चल बाहर चल। वो बाजू छुड़वाने की कोशिश करती रही लेकिन मेरे हाथ मजबूत थे। वो खामोश रही, बस आंखों में गुजारिश थी। मैं उसे ज़बरदस्ती घसीट कर उस कमरे में ले गया जहाँ तीनों दोस्त नशे में धुत बैठे थे। दरवाज़ा खुला, सबकी नज़र उस पर जम गई। वह तुरंत दुपट्टे से अपने चेहरे को ढकने लगी। अजय ने तालियां बजाकर कहा, वाह क्या चीज़ है यार, वाकई राजकुमारी है। केशव ने बदतमीजी से कहा, कमल तू तो छुपाए फिरता था ये खजाना। विनोद ने हंसकर जुमला फेंका, ऐसी चीज़ हो तो बंदा रोज़ घर वक्त पर आ जाए। पूनम पीछे हटी। मैं खामोश खड़ा रहा जैसे सब कुछ एक सामान्य बात हो। अजय खड़ा हुआ, उसकी तरफ बढ़ा और बोला, बहुत सुना था लेकिन आज यकीन आ गया। ये चीखी, कमल ये क्या हो रहा है? मैंने नज़रें चुरा ली जैसे कुछ सुना ही नहीं। विनोद ने आगे बढ़कर कहा, आज हमें भी इस हुस्न का कुछ हिस्सा दे दे, आखिर दोस्त है तेरे। केशव ठहाका मारकर बोला, कमल को तो रोज़ की आदत है, आज हमारा नंबर है। पूनम का रंग सफ़ेद पड़ चुका था, उसने दुपट्टे को मजबूती से पकड़ रखा था। अजय ने आगे बढ़कर दुपट्टा खींचने की कोशिश की। उसी पल पूनम ने पूरी ताकत से एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा।
कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। अजय पीछे हटा, उसके चेहरे पर गुस्सा था। ये तूने क्या किया? उसने गुर्राते हुए कहा। केशव और विनोद ने उसे पकड़ा, लेकिन बात बिगड़ चुकी थी। अजय बोला, अब तू देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। वे तीनों उस पर झपट पड़े। मैं दरवाजे के पास खड़ा था, शरीर जमा हुआ, जुबान गूंगी। नशा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। मुझे होश नहीं रहा कि क्या सही है क्या गलत। चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी, कमल बचाओ मुझे, तुम्हारे दोस्त मेरे साथ। मैंने आंखें बंद कर ली, सिर दीवार से टिका दिया, जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता हूँ। कुछ लम्हे गुजर गए, आवाज़ धीमी हो गई, रोशनी भी कम होती चली गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं। सुबह का वक्त था, रोशनी की एक पतली सी लकीर खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थी। कमरे में अब भी रात का बिखरा हुआ नज़ारा मौजूद था। ज़मीन पर टूटी बोतलें, चादर का एक सिरा और दीवार के साथ पड़ा वही कुर्सी का टुकड़ा जिसे मैं शायद गुस्से में दे मारा था। मेरी आँख खुली, शरीर बोझल, दिमाग धुंधला। मैंने अपने आसपास देखा तो सब कुछ धुएं में लिपटा हुआ महसूस हुआ। कुछ देर बाद आंखें साफ हुई और मन में तस्वीरें उतरने लगी। एक मंजर नजर आया। कमरे के कोने में दीवार से टेक लगाए वे बैठी थी, खामोश पत्थर जैसी। मैंने खुद को संभाला और उसके करीब पहुंचा। वे बिल्कुल नहीं हिली। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर जख्म, होठों के किनारे नीले निशान, हाथों पर नाखूनों के गहरे निशान। पूनम, मैंने धीरे से आवाज़ दी। उसने नज़र उठाई और बहुत धीरे से, जैसे सदियों की थकान के बाद, मेरी तरफ देखा और फिर नज़रें झुका ली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें, वो बोली कड़ी आवाज़ में। बस एक फ़ैसला था, शर्मिंदगी उसी वक्त फ़ायदा देती है जब वक्त पर हो। मैंने हाथ जोड़ लिए। तुम जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है, मैं अब वह इंसान नहीं बनना चाहता। उसने मुझे देखा, फिर धीरे से कहा, सज़ा तो तुम्हें मिल चुकी है, तुम खुद बन चुके हो अपनी सज़ा। मैं खामोश हो गया। उसकी सांसें सीधी थीं, लेकिन उसके अंदर कुछ मर चुका था। कुछ लम्हों बाद वे बोली, अगर वाकई में माफ़ी मांगनी है तो पहले खुद को साफ सुथरा करो, भगवान के सामने बैठो, क्योंकि तुम अपवित्र हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, सब कुछ। ये बात मेरे सीने पर चोट की तरह लगी। मैं पीछे हटा और फिर वॉशरूम की तरफ गया। नल खोला, पानी का प्रेशर कम था लेकिन ठंडा था। मैंने हाथ धोए, चेहरा बार बार धोया। आंखों से आंसू बहने लगे। पानी शरीर को साफ कर रहा था और आंसू आत्मा को। मैंने कपड़े बदले, हाथों को देखा जैसे जख्म तलाश रहा था। फिर मैं कमरे में वापस आया। कमरा खाली था, दीवार के पास कोई नहीं था। उस कमरे में पड़ा दुपट्टा भी गायब था। मैं जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ा, उसका बैग भी नहीं था। बाथरूम का दरवाज़ा खोला, वहाँ भी कुछ नहीं। पूनम, मैंने आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं आया। मैंने पूरा घर छान मारा, छत, किचन, आंगन, हर जगह। फिर दरवाजे से बाहर निकल गली में इधर उधर नज़र दौड़ाई, कोई नहीं। मोहल्ले की एक बूढ़ी मौसी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। मौसी, आपने मेरी पत्नी को कहीं जाते देखा? उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर झाड़ू रोक कर बोली, अभी तड़के किसी ने दरवाज़ा खोला था तो कुछ खटपट की आवाज़ आई थी, शायद वही गई हो। मैं तेज़ी से बाहर निकला। पहले पापा की मौसी के घर गया, वहाँ दस्तक दी तो उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मुझे हैरत से देखा। पूनम यहाँ है? उन्होंने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, वे तो कई महीनों से नहीं आई। क्या बात है, वो घर से चली गई है? मौसी ने लंबी सांस ली। अगर वे खुद गई है तो फिर वापस नहीं आएगी। वो नरम दिल है लेकिन खुददार भी है। मैं सारा दिन शहर के कोनों कोनों में उसे ढूंढता रहा। पुराने मोहल्ले, बस स्टॉप, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, मज़ार, चर्च, हर जगह गया, लेकिन वो जैसे ज़मीन में समा गई थी। रात को मैं घर लौटा, दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी खुशबू तक नहीं थी। उसकी चूड़ियाँ, दुपट्टे का रंग और वह हल्की सी हंसी जो कभी कमरे में गूंजती थी, सब कुछ गायब हो चुका था। मैं बिस्तर पर बैठ गया और बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगा, जैसे वह भी आ जाएगी। 3 दिन बीत गए, हर रोज़ वही तलाश, वही खाली हाथ। वापसी चौथे दिन में थक चुका था, अब तो घर भी बोझ लगने लगा था। मैंने अलमारी से उसका दुपट्टा निकाला और उसे सिर के नीचे रख कर बैठ गया। तुम सही कहती थी पूनम, मैं अपवित्र था, नापाक। शायद अभी भी हूँ, लेकिन तुम बहुत पवित्र हो और पवित्र चीज़ें अपवित्र जगह पर नहीं ठहरती। उसी दिन मैंने पहली बार भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माफ़िया मांगी और उसकी वापसी बस यही समझी कि वह चली गई थी और मैं सिर्फ बाकी रह गया था। वह दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था जिसमें पूनम का कोई निशान मेरे आसपास मौजूद था। अगले दिन मैंने उसकी तस्वीर जेब में रखी और शहर के उन तमाम इलाकों की तलाश शुरू कर दी जहाँ उसके जाने का अंदेशा
हमेशा हो सकता था। सबसे पहले अस्पताल गया, रजिस्टर चेक करवाया, रिसेप्शन पर बैठे लड़कों को तस्वीर दिखाई। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, यहाँ तो रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं, पहचानना मुश्किल है। फिर मैं औरतों के आश्रम गया, गेट पर खड़े गार्ड से पूछा, इस नाम की कोई लड़की यहाँ रहने आई है क्या? उसने माथा खुजलाया और फिर इनकार में सिर हिलाया। यहाँ रजिस्टर के बिना कोई भी रहने नहीं आ सकता। इसके बाद मंदिर, मस्जिद, चर्च और फिर औरतों के हॉस्टल तक जा पहुँचा। हर दरवाजे पर एक ही सवाल, क्या यहाँ पूनम नाम की कोई लड़की आई है? किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा ये सब कुछ होता है मगर अतीत की तलाश नहीं। वक्त के साथ मेरा हुलिया बदलने लगा था। शेप बढ़ गई थी, कपड़े पुराने हो गए थे, जूते फट चुके थे, लेकिन तस्वीर अभी भी मेरी जेब में थी। ये मेरी पत्नी है, कहीं नज़र आए तो बताना। मैं राह चलते अजनबियों से बार बार यही बात दोहराता, लेकिन जवाब वही होता, खामोशी। यही तरस भरी नज़रें। कभी कभी दिन भर की तलाश के बाद खाली हाथ लौटता और रात को उसी दुपट्टे के किनारे को पकड़ कर बैठ जाता जो उसकी आखिरी निशानी थी। पूनम, अगर तुम ये सुन सकती हो तो जान लो मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, यहाँ तक कि खुद को भी। एक दिन बस स्टैंड पर बैठा था, पास में एक भिखारी बैठा था। मेरी हालत देखकर उसने पूछा, कुछ खाया है? मैंने कहा, जिसे ज़िंदगी दी थी वही मैंने खो दिया है। भिखारी ने फिर हंसते हुए कहा, तो फिर तुम भी हम जैसे हो गए। वक्त गुजरता गया, एक साल, फिर दूसरा, बीच बीच में कुछ दिन मजदूरी की, कभी ईंटें उठाई, कभी होटल में बर्तन धोए। सिर्फ इतने पैसे बनते कि 2 वक्त की रोटी खा सकूं। एक बार एक पुलिस वाले ने मुझे रोका, मैंने जेब से तस्वीर निकाल कर दिखाई। पूछा, पत्नी है जी, कहाँ गई? पता नहीं। उसने कुछ पल मुझे देखा, फिर तस्वीर लौटाते हुए बोला, कभी कभार छोड़ देना ही बेहतर होता है, ढूंढने से सब कुछ नहीं मिलता। मैं खामोशी से आगे बढ़ गया। मोहल्ले वाले मुझे पहचानने से कतराते थे, कोई ना सलाम दुआ करता, ना कोई हाल पूछता। मैं एक साया बन चुका था। एक दिन मैं पूनम के पुराने स्कूल गया, वहाँ एक पुरानी टीचर मिली जिन्होंने नाम सुनकर कहा वे लड़की बहुत ही अच्छी थी, खामोश मगर समझदार। क्या हुआ उसके साथ? मैंने नज़रें झुका ली, मैंने उसका दिल तोड़ दिया। फिर तो तुम गुनहगार हो। पता है, अब मैं कभी किसी शहर निकल जाता तो कभी किसी शहर बस में बैठकर जिस तरह दिल करे चल पड़ता। कभी सोचता शायद किसी स्टेशन पर, किसी बस में, किसी गली में वे दिखाई दे जाए। लेकिन हर शहर, हर सड़क, हर मोड़ मेरे लिए एक और बंद दरवाज़ा बन गया था। एक दिन मैं लंगर के बाहर बैठा था, किसी ने खाने के लिए रोटी दी और साथ में पूछा, यहाँ तुम किसके लिए मांग रहे हो? अपने लिए नहीं, उसी के लिए जो खोई गई है। वो हंस दिया, फिर तुम अभी भी जिंदा हो? शायद नहीं। 4 साल यूं ही गुजर गए। मैं अब वह कमल नहीं था जिसकी दुकान थी, जिसके माँ बाप थे, जिसके हाथ में पूनम का हाथ था। मेरे हाथ में अब सिर्फ वह तस्वीर थी। एक शाम बारिश हो रही थी, मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था। तस्वीर गीली हो चुकी थी, मैं जल्दी से उसे कपड़े में लपेट रहा था। पास में एक नौजवान बैठा था, उसने पूछा, ये किसकी तस्वीर है? मेरी पत्नी की। मैंने कहा, पता नहीं। तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो अब तक? क्योंकि गुनाह का बोझ हल्का तब होता है जब माफ़ी आंखों में देखी जाए। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो तुम माफ़ी के नहीं सज़ा के तलबदार हो। मैंने पहली बार खुद से सच सुना। उसी दिन मैंने वह तस्वीर एक पेड़ के नीचे रख दी और कहा, अगर तुम कभी यहाँ से गुजरो तो देख लेना, मैं अभी भी वहीं हूँ जहाँ तुम छोड़ कर गई थी। 5वें साल की शुरुआत में मैंने वह तस्वीर हमेशा के लिए जेब से निकाल कर एक गीता की किताब में रख दी, जो मुझे एक बुजुर्ग ने मंदिर से उठा कर दी थी। उन्होंने कहा था, अब अगर वाकई माफ़ी मांगनी है तो फिर तुम्हें दिखावा करना छोड़ना होगा, तब मांगना। उस दिन के बाद मैंने वह तस्वीर किसी को नहीं दिखाई, प्रार्थना करने लगा, काम ढूंढने लगा। नशे की वे बोतल जो मैं कभी छोड़ नहीं सकता था, वे खुद ही मेरे हाथ से छूट गई थी। शायद इसलिए कि अब नशा करने का बहाना बाकी नहीं बचा था। दुख का वह दौर जो कभी किसी और पर इल्ज़ाम लगा कर गुजारा था, अब खुद मेरे अंदर बैठ चुका था। शहर की सड़कें मेरे पाँव पहचान चुकी थी। हाथ में कोई हुनर नहीं था, बस मेहनत बाकी थी। दिन में बोरी उठाता था, कभी गटर साफ़ करता, कभी किसी होटल के बर्तन धोता। पैसे कम होते थे लेकिन पेट के लिए काफ़ी। एक दिन फुटपाथ पर बैठा था, एक साहब गाड़ी से उतरे, साफ़ सुथरे कपड़ों में, आंखों में इज्जत,
उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर पूछा, काम करते हो? मैंने सर हिलाया। जी साहब, जैसा कहें। उन्होंने जेब से कार्ड निकाला, इस पते पर आ जाना। हमें एक चौकीदार की ज़रूरत है, साफ़ सफाई से रहो, वक्त पर आओगे तो फिर तनख्वाह भी अच्छी हो जाएगी। अगले दिन सुबह सवेरे वहाँ पहुँचा। एक बड़ी कोठी थी, सफ़ेद रंग की, लॉन में फूल लगे थे। गेट पर 2 गार्ड पहले से मौजूद थे। अंदर गया तो वही साहब मौजूद थे जिन्होंने मुझे पहले कार्ड दिया था। नाम क्या है? कमल। इस शहर में कब से हो? यहीं पर पैदाइश हुई है, बस रहने का अंदाज बदल गया हो है। उन्होंने सर हिलाया। चाय पियोगे? मैंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने नौकरानी को आवाज़ दी, एक चाय लाना और उसके लिए कुछ कपड़े भी। इसके कपड़े गीले हो चुके हैं। कमरे में बैठते ही मैंने दीवार पर लगी एक तस्वीर देखी। कोई फैमिली फ़ोटो थी, लेकिन इतनी दूर की साफ नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ तुम्हें सिर्फ गेट की निगरानी करनी है, दिन और रात की शिफ्ट अलग होगी। अभी तुम्हें दिन में रखेंगे, खाने के बाद बंदोबस्त हम खुद कर देंगे, बस ईमानदारी चाहिए काम में। मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा था, मुझे एक मौका चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ मेहनत बाकी है। उन्होंने चाय की प्याली थमाते हुए कहा, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। पहले हफ्ते में छत के नीचे सोना, वक्त पर खाना मिलना और किसी की डांट के बिना दिन गुजारना एक दुआ जैसी लगने लगा था। मुझे पहला दिन याद आया जब मैं दुकान पर पापा के साथ पान बेचता था, लेकिन अब मैं खुद को कहीं और खड़ा पाता था। ना दुकान, ना पापा, ना पूनम। नौकरी के दौरान एक चीज़ मैंने नोट की, यह घर आम घरों के जैसा नहीं था। नौकर नौकर नहीं लगता था और मालिक ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने वाला था। एक दिन माली ने कहा, साहब बहुत सीधे हैं, लेकिन मालकिन की हर बात आखिरी होती है, पत्थर की लकीर। उनकी मर्ज़ी के बिना यहाँ एक पौधा भी नहीं लगता। मैंने पूछा, मालकिन कहाँ हैं? वो बाहर गई हुई हैं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन सुना है कि जल्दी ही वापस आ रही हैं। इस बार पूरा घर सजाया जाएगा उनके स्वागत के लिए। चौथा हफ्ता। एक दिन साहब मेरे पास आकर बोले, कमल कल मेहमान आ रहे हैं, घर साफ करवाया जा रहा है, तुम गेट पर ख़ास नज़र रखोगे। मैंने सिर हिलाया, जी ठीक है। वे रुके, फिर बोले, कल जिसे हम ला रहे हैं इस घर की रोशनी है। शाम को जब सब नौकर एक साथ खाने पर बैठे तो सबके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। किसी ने कहा, मालकिन बहुत पढ़ी लिखी हैं, किसी ने कहा साहब की बेटी है, लेकिन रुतबे से लगता है जैसे खुद इस घर की मालकिन हो। मैं खामोश बैठा रहा, प्लेट में चावल घुमाता रहा, ना जाने क्यों दिल बेचैन होने लगा था। रात को गेट पर ड्यूटी दी। सर्दी लग रही थी, लेकिन अंदर कुछ और ही ठंडक महसूस हो रही थी। दिल में एक सुकून था, जैसा अतीत की कोई परछाई मेरे पास आ रही हो। आसमान की तरफ देखकर मैंने बरसों बाद पहली बार दिल से कहा, भगवान जिसे मैं खो चुका हूँ, अगर वह कभी सामने आ जाए तो तेरी हिम्मत देना कि मैं आंखें झुकाकर उससे माफ़ी मांग सकूँ। अगली सुबह नया दिन, नई जिम्मेदारियाँ, लेकिन अंदर वही बोझ। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रार्थना कबूल होने का वक्त शुरू हो चुका है। सुबह जब काम पर आया तो कोठी का मंजर बदला हुआ था। गेट पर नए पर्दे लगाए जा रहे थे, किचन में नौकर ज़्यादा थे और आंगन में बड़े बड़े गुलदान रखे जा रहे थे। गेट पर फूलों की लड़ियाँ लटक रही थी, सब तरफ हलचल मची थी, जैसे कोई ख़ास दिन हो। मैंने पुराने माली से पूछा, ये सब किस लिए? उसने मुस्कुरा कर कहा, मालकिन आ रही हैं बरसों बाद बाहर से वापस। साहब तो सुबह से परेशान घूम रहे हैं। मैंने पहली बार मालकिन शब्द में कुछ अजीबपन महसूस किया। पिछली रात जो प्रार्थना की थी, अगर मेरी माफ़ी में सच में कोई वज़न है तो मुझे जवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन दिल में एक अजीब बेचैनी उठने लगी थी। दोपहर को साहब ने मुझे बुलाया, कमल तैयार रहो, मैं खुद एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो, वापसी पर तुम्हें गेट खोलना है, लेकिन पहले साथ चलना ज़रूरी है। मैं जल्दी से यूनिफॉर्म ठीक की, शेव की और साथ चल दिया। एयरपोर्ट पर भीड़ कम थी, लेकिन अंदर का शोर मेरे दिमाग में धड़क रहा था। सब बार बार घड़ी देखते, मोबाइल चेक करते और टहलते रहते। मैं कुछ दूरी पर खड़ा था, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। आखिरकार दरवाज़ा खुला, 2 लोग साथ निकले। फिर एक औरत जिसने मास्क लगाया हुआ था, हाथ में छोटा सा बैग, सिर पर टोपी, वो साहब की तरफ बढ़ी और धीरे से नमस्ते किया। साहब ने तुरंत आगे बढ़कर उसका सामान लिया और बड़े ही फ़क्र से कहा, आखिरकार तुम वापस आ ही गई बेटा, अब मेरा घर पूरा हो गया है। मेरी नज़रें उसी पर जमी रहीं। चाल, आवाज़, आँखों का अंदाज़ कुछ जाना पहचाना सा था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं गहराई से देख सकूं।
हम तीनों कार की तरफ बढ़े। मैं पिछली सीट पर बैठा, फिर वह सबके बराबर खामोशी से बैठी रही। कभी खिड़की से बाहर देखती, कभी सामने। घर पहुंचने पर सब नौकरों को लाइन में खड़ा किया गया। गेट खोलते वक्त मेरा हाथ कांप रहा था। जैसे ही गाड़ी अंदर दाखिल हुई, नौकर कतार में खड़े हो गए। साहब गाड़ी से उतरे, फिर दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकली। साहब ने मुस्कुराकर कहा, ये है हमारी मालकिन। हमारे दिल का सुकून आ गया। फिर उसने धीरे से मास्क निकाला। मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। वे पूनम थी। चेहरा वही, आंखें वही, अंदाज वही। लेकिन अब वह पूनम नहीं थी जो मेरे घर की चारपाई पर बैठकर दाल चम्मच से खाना निकालती थी। ये तो कोई और ही थी, मॉडर्न, सुकून से भरी और एक अनजान सी। वह चुपचाप आगे बढ़ी। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त एक पल के लिए रुकी, सिर को हल्का सा मोड़ा, लेकिन कुछ ना बोली। पूनम, मैं कमल हूँ, मुझे पहचाना? साहब बीच में आ गए। क्या हो रहा है? तुम क्यों शोर मचा रहे हो? मैंने उनकी तरफ देखा। साहब, ये मेरी पत्नी है। ये पूनम है। मैं बरसों से इसे ढूंढ रहा था। पूनम ने चेहरा फेर लिया और बस एक बात कही, कौन है ये? इसे तमीज़ नहीं है कि मालकिन के बात कैसी की जाती है। मेरे कदम डगमगा गए। साहब ने मुझे बाजू से पकड़ा। ये तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी बेटी है। मैं चौंक गया। आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी, जिसे मैं बरसों पहले बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। अब वह लौटी है। मैंने तुम्हें नौकरी सिर्फ इसलिए दी थी कि तुम्हारी हालत देखकर रहम आ गया, लेकिन अब अपनी औकात में रहो। मैं कुछ कदम पीछे हट गया। पूनम सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। नौकर उसके पीछे सामान ले जा रहे थे। मैं दरवाजे के पास बैठ गया, सिर हाथों में पकड़ लिया। खुद से बस एक सवाल, ये सब कैसे हुआ? लेकिन दिल में एक बात साफ थी, वह बदल चुकी थी और शायद मैं अब कभी उसका हिस्सा नहीं बन सकता था। उसी दिन के बाद मुझे घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। गेट की ड्यूटी से हटाकर मुझे एक कोने के स्टोर में बिठा दिया गया, जहाँ ना हवा आती थी और ना रोशनी। मालिक ने कहा, जब तक हम नए नौकर का बंदोबस्त नहीं कर लेते, तुम यहीं काम करो। और फिर 2 दिन बाद मुझे निकाल दिया गया। ना कोई सवाल, ना कोई सफाई। मुझे वह जगह भी गंवानी पड़ी जो मेरी आखिरी सहारा था। मैं गेट के बाहर बैठा रहा। शाम तक शायद वे बाहर आए, मुझे देखे, कोई बात हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरवाज़ा बंद रहा। रोशनदान से भी रोशनी बाहर नहीं आई। आखिरकार मैं उठा और उसी पुराने रास्ते पर निकल पड़ा जो कई साल पहले शुरू किया था। अब न हाथ में तस्वीर थी, न दिल में उम्मीद, सिर्फ एक थकान थी जो शरीर से नहीं जा रही थी। फिर एक दिन दरबार पर जाकर बैठ गया। फिर जहाँ कभी पैसे मांगने वालों को देखकर तरस खाता था, अब खुद उनमें शामिल हो चुका था। हाथ में प्याला नहीं था, मगर नज़र में सवाल था। दिन गुजरते गए। मैं खामोश बैठा रहता। कुछ लोग खाना दे जाते, कुछ सिक्के। कोई गुजरता तो मैं नाव से आवाज़ देता, ना नज़रें मिलाता। धीरे धीरे और साल बीत गए। एक दिन दरबार की सीढ़ियों पर बैठा था कि एक काली गाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। पहले एक बच्चा उतरा, फिर एक औरत और फिर एक मर्द। मैंने सिर उठाया। वह पूनम थी। उसके पास 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। वह आदमी उसका पति था, साफ दिख रहा था। दोनों बच्चों का हाथ थामे हंसते बतियाते हुए अंदर गए। मैंने नज़रें नीचे कर ली। दिल में कुछ टूट गया, जैसे कोई कब्र धड़क गई हो, लेकिन जुबान से कुछ ना निकला। मैं वहीं बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब मैं वापस लौटा तो पूनम की नज़र मुझ पर पड़ी। वे कुछ पल रुकी, फिर आगे बढ़ गई। अगले दिन वह अकेली दरबार के कोने में आकर बैठी, फिर मेरी ओर बढ़ी। मैंने सिर झुका लिया। वह खामोशी से मेरे सामने खड़ी हो गई। अब कुछ कहना है कमल? मैंने धीरे से सिर उठाया। नहीं, बस देखना चाहता था कि तुम खुश हो। हाँ, खुश हूँ, तुमसे अलग होकर खुश हूँ। मैंने नज़रें झुका ली। मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी अगर मुमकिन हो। वो बैठ गई और धीरे से बोली, तुम्हें माफ़ किया? मैंने बहुत पहले ही तुम्हें माफ़ कर दिया था, क्योंकि अगर माफ़ ना करती तो खुद को भी माफ़ नहीं कर पाती। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ फिर से वैसा हो सकता है। मैंने इस बात पर सिर हिलाया। पता है, वो बोली, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन मैं अनाथ नहीं थी। मेरी माँ ने मेरे पापा से तलाक ले लिया था और पापा विदेश चले गए थे। जब तुम्हारे घर से निकली तो सीधा उन्हीं के पास गई। मौसी को मेरा उनसे रिश्ता रखना पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि जिनसे कभी पलट कर नहीं देखा, उससे रिश्ता रखना बेकार है। मौसी ने मुझे पाला था, उनका मुझ पर एहसान था, इसलिए उनके दिल की बात रखने के लिए मैंने उनसे बहुत कुछ छुपाया था। उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने भेजा। मैंने कानून की पढ़ाई की और फिर जज बनी। मेरी शादी उनके ही एक परिचित के साथ हुई। जब एक नई ज़िंदगी शुरू की तो वे सब कुछ भूल जाना चाहा। जहाँ तुमने मेरी इज्जत तक को रौन दिया था, मैंने सिर झुका लिया। मैंने अपनी इज्जत को खुद अपने हाथों से बर्बाद किया था। मैंने धीमे से कहा, अब इसलिए इज्जत मुझे मुँह तक नहीं लगाती। वह उठी, अपने पर्स से एक कागज़
निकाला और मेरे सामने रखा। ये तलाक के कागज़ हैं। सालों पहले ही मैं इन्हें हासिल कर चुकी हूँ। अब तुम भी आज़ाद हो। मैंने वे कागज़ हाथ में लिया और कहा, आज़ाद तो मैं उसी दिन हो गया था जब तुम चली गई थी, लेकिन इस आज़ादी में कैद ज़्यादा है। वह चलने लगी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बच्चे और उसका पति बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे। वे उनके साथ जाकर गाड़ी में बैठी और चली गई। मैं वहीं दरबार की सीढ़ियों पर बैठा रहा। कागज़ मेरे हाथ में था, हवा चल रही थी। कुछ लम्हों बाद मैंने उन्हें मोड़ा और इस गीता की किताब में रख दिया, जिनमें कभी उसकी तस्वीर रखी थी। अब मेरे पास न दुकान है, न घर, न पत्नी, न सपना, सिर्फ वो भगवान है जिसे मैंने देर से पुकारा और जिन्होंने मेरी पुकार सुनकर मुझे सज़ा दी। एक ऐसी सज़ा जो मुझे जैसे आदमी के लिए सही इंसाफ थी। मैं आज भी दरबार की उन्हीं सीढ़ियों पर बैठा हूँ। कभी कभी वह आती है बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, और मैं सिर झुका लेता हूँ। खुश हूँ कि वह ठीक ठाक है, कामयाब है और उसकी ज़िंदगी में कोई बदबू बाकी नहीं रही। अब जो भी मांगता हूँ अपने लिए नहीं, उसी के लिए मांगता हूँ। मैंने अपनी इज़्ज़त खुद अपने हाथों से लुटा दी थी और इसलिए आज ठोकर खा रहा हूँ। इज़्ज़त, भरोसा और रिश्ता अगर एक बार चला जाए तो फिर दोबारा कभी वापस नहीं आता। वक्त रहते अगर हम अपने सच्चे हमसफ़र की कदर नहीं करेंगे तो फिर ये ज़िंदगी भी हमें बेकदर कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।